हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और सेकेंडली, चूंकि आपसे वादा था, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, 17 मई वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ये दिन मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से मनाए जाते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक याद दहानी होती है, एक रिमाइंडर होता है, क्योंकि ये इलनेसेस इतनी कॉमनली प्रिवेल करती हैं सोसाइटी में कि मैं हर बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि हमें इन बीमारियों से किस तरह जंग तो नहीं करनी होती, लेकिन इनसे किस तरह नबज आजमा होना है कि इनके ये भी मौजूद रहें और हम भी इनके साथ उसके साथ सही जिंदगी गुजार सकें। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूं कि आज मेरे साथ दो बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, इत्तेफाक से दोनों शहर कराची से, हमारे अपने शहर से ताल्लुक है। साथ साथ मैं दोनों को आपके साथ ऑनलाइन करता हूं। डॉक्टर बशीर हनीफ हैं और डॉक्टर खावर काजमी हैं। तो मैं सबसे पहले सर, डॉक्टर बशीर हनीफ सर, आप अपना कुछ थोड़ा सा तारुफ दे दें, फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, फिर हम तारुफ के लिए प्रोफेसर खाजर काजमी की तरफ जाएंगे। सर, वैसे मैं भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। हाँ, काफ़ी पेशेंट मेरे भी यही कह रहे हैं। मैं डॉक्टर बशीर हनीफ हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तपा हार्ट इंस्टीट्यूट में होता हूँ। वहाँ पे मैं मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ और क्लिनिकल चीज़ों को भी देखता हूँ। डॉक्टर बशीर हनीफ ने बड़ी जो है ना वो कंजूसी से काम लिया अपने तारुफ में। मैं एक बता दूं कि मैं स्टूडेंट लाइफ से इनको फॉलो कर रहा हूं। जब मैं एफसीपीएस कर रहा था, पता चला था कि कोई अमेरिका से एक साहब आए हैं, उन्होंने फेडरल बे एरिया 90 उस इलाके में एक बिल्कुल नया दिल का अस्पताल शुरू किया। यानी एक बहुत बड़ी बात उस लिहाज से है कि अमेरिका से माशाल्लाह तालीम कंप्लीट की एक बहुत ही सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट, जो डिफरेंट फील्ड्स ऑफ कार्डियोलॉजी में जिनके पास बोर्ड सर्टिफिकेशन है। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए कि इतनी सारी बोर्ड सर्टिफिकेशन के साथ ये वहां से छोड़ के, उस दौर में जब कराची में कराची के रहने वाले हर जगह दूसरे शहरों में जा रहे थे, बशीर हनीफ अमेरिका छोड़कर कराची, और यहाँ इन्होंने माशाल्लाह एक इंतहाई जबरदस्त कार्डियक इंस्टीट्यूट डेवलप किया। और फिर इनके जेरे साया न जाने कितने लोग मजीद ट्रेन हुए और आज तक ट्रेन हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर हनीफ। अभी हम सवाल का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। आता हूं मैं प्रोफेसर खावर काजमी के पास। सर, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सब देखने सुनने वालों को। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मेरा इस वक्त मेन इंटरेस्ट जो है वो प्रिवेंशन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी से मैंने इधर सफ़र किया है एक अपने पैशन की वजह से। और इस वक्त मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी को सेटअप करने की कोशिश जारी है, और उम्मीद है कि वहाँ पे हम एक नया सफ़र शुरू कर सकेंगे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए जो एक बहुत बड़ा खला है हमारे मुल्क में, उसको उसमें कुछ इक़दाम जो है वो कर सकेंगे, ताकि ये जो एक एपिडेमिक ये भी है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की, उससे हम थोड़ा सा बेहतर तरह से मुकाबला कर सकें। बिल्कुल। और प्रोफेसर खावर काजमी के हवाले से भी मैं बता दूं कि इन्होंने वो डिफरेंट फेजेस ऑफ कार्डियोलॉजी, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा ख्याल है वार्ड 10 जेपीएमसी के सिर्फ दवाइयों से इलाज, और फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, और आखिर में सर ने भी यही सोचा है कि इसका हल सिर्फ प्रिवेंशन है। सही बात। एंजियोप्लास्टी बाईपास में कुछ नहीं रखा, असल जो जगह है वो वही प्रिवेंशन वाली है। और इवन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी जो सारे सेंसिबल, और उनकी भी मैं ज्यादातर यही देखता हूँ, कोशिश यही होती है कि ज्यादा फोकस प्रिवेंशन की तरफ हो। तो उसी लिहाज से हम आज का ये दिन भी उसी पर्पस या उसी पार्ट है, उसी ड्राइव का। तो पहले मैं डॉक्टर बशीर नीफ से स्टार्ट करता हूँ कि सर, ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और इसके हवाले से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आवाम को करते हैं कि ये क्या है, क्यों मनाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, ये चंद दूसरे रिस्क फैक्टर के साथ दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही अहम एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से कि दिल की बीमारियां न सिर्फ दिल की बल्कि जो दिमाग का फालिज एक बहुत अहम मसला है, वो भी जो है वो बहुत कॉमन है। और ब्लड प्रेशर अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से मरीज़ जो हैं वो डॉक्टर का विज़िट करते हैं।
और तकरीबन ऑलमोस्ट ओवर 1 बिलियन अडल्ट जो है ना दुनिया में ब्लड प्रेशर का जो है वो शिकार है। सबसे बड़ा जो मसला ब्लड प्रेशर का है वो ये है कि ये किसे हम कहते हैं कि साइलेंट किलर है और इसका पता नहीं चलता है। बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होता है और कोई सिम्टम नहीं होते, और जब तक आपको इसका इल्म नहीं होगा उसका इलाज नहीं हो सकेगा। लिहाजा ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इस मर्ज़ की या इस मर्ज़ के बारे में आगाही हो और पता हो, ताकि फिर इसका हम इलाज कर सकें। दिल की बीमारियां एक वाहिद वजह है जिसमें कि आप अगर प्रिवेंशन या बचाव करें बहुत सी चीज़ों का, जिसमें कि रिस्क फैक्टर्स बहुत अहम हैं, तो हम दिल की बीमारियों से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। और ब्लड प्रेशर उसमें से बहुत ही अहम रिस्क फैक्टर है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हम बहुत सी बीमारियों से, जिसमें दिल की और ये दिमाग की बीमारियों से बच सकते हैं। और इसकी आगाही बहुत ही ज़रूरी है कि क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। और इस आगाही को, अवेयरनेस को लोगों में क्रिएट करने के लिए हर साल मई में पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, जिसका मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि ये है क्या और किस तरह से इसका अपना चेकअप करें और किस तरह से इसका इलाज करें और कौन सी दूसरी प्रिवेंटिव मेजर्स करके इससे मज़ीद जो है वो बचा जा सके। बिल्कुल, तो मैं कंक्लूड ये करूं कि सिर्फ एक आगाही, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा खतरा है। हर किस्म के नालियों से रिलेटेड मसाइल जितने भी आपके जिस्म में हो सकते हैं, चाहे वो बड़ी नालियां हैं जो दिमाग को, दिल को, गुर्दों को या आपके जिस्म के दूसरे हिस्सों को जा रही हैं, वो सब मुतासिर होती हैं अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर के नतीजे में। तो इसकी आगाही होना, इसकी प्रॉपर तशखीस होना, इसका प्रॉपर इलाज होना, उसकी लोगों में एक आगाही फैलाना, ये बड़ा जरूरी है। और बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह एक्सप्लेन किया। डॉक्टर खावर, मैं आऊंगा आपकी तरफ कि ये इसकी तशखीस के हवाले से बड़े मसाइल होते हैं। अक्सर बहुत से लोग जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है उनको ब्लड प्रेशर का लेबल लगा हुआ है, और जिनको है वो मानने को तैयार नहीं कि हमें ब्लड प्रेशर है, वो उल्टे सीधे टोटके दवाई। तो थोड़ा सा एलिमेंट तशखीस की तरफ लाएं कि किस तरह तशखीस की जाए कि कोई हाइपरटेंसिव है या नहीं है। जी, असल में बहुत सारे जो इस ब्लड प्रेशर के बारे में एक बहुत कॉमन मसला है, लेकिन इसके बारे में मिसकंसेप्शंस बहुत है आम लोगों में भी, और बाज़ औक़ात डॉक्टर हजरात भी उसमें जो प्रॉपर एक गाइडेंस है वो मुहैया नहीं करते। तो जो डेफिनेशन इसकी समझी जाती है वो कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर जो आपका रेंज है, जो अब रेंज 130 और 80 है, अगर उससे ज़्यादा होता है 3 दफ़े मुसलसल चेक किया, और उसमें जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं अंडर नॉर्मल बेजल कंडीशंस, यानी जब आप बिल्कुल अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में रिलैक्स्ड है, तो फिर हम ये कहते हैं कि इसमें ब्लड प्रेशर हाई होने का या हाइपरटेंशन, जिसको हम अपनी टर्म में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, वो है। तो इसमें ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है कि एक तो ये कि मुसलसल आपको 3 दफ़े या 4 दफ़े ब्लड प्रेशर चेक किया और तीनों दफ़े इस तरह की रीडिंग आई है, और डिफरेंट सेटिंग्स में। ये नहीं कि एक ही दफ़े बैठे हुए 3 दफ़े चेक कर लिया और वो ज़्यादा हुआ तो एक आज चेक किया, कल किया, कुछ दिनों बाद फिर चेक किया और वो ब्लड प्रेशर रीडिंग मुसलसल हाई है। और उसमें दूसरा जो अहम नुक्ता है वो ये है कि अंडर नॉर्मल बेजल कंडीशन, जब आप अदरवाइज बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत शदीद सर दर्द हो रहा है या किसी वजह से रात में सोए नहीं, और ये बहुत एक कॉमन एसोसिएशन समझी जाती है कि जी सर दर्द है तो ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए, क्योंकि सर दर्द की वजह हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है बाज़ औक़ात हो, लेकिन इनकी कोई फिक्स्ड एसोसिएशन नहीं है। ये नहीं है कि ज़रूर जब सर दर्द होगा तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। बहुत सारे औक़ात में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से सर दर्द नहीं होता, बल्कि सर दर्द होने की वजह से वक्ती तौर पे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ में होते हैं या बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो वक्ती तौर पे एक नॉर्मल रिस्पांस होता है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, और उस वक़्त जो है वो यकीनन ब्लड प्रेशर अगर चेक हुआ है तो फिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, ताकि उस एक वजह एक रीडिंग पे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होना या हाइपरटेंशन होना लेबल नहीं किया जाता, बल्कि वही जो मैंने पहले कहा है कि फिर उसको ऑब्जर्वेशन में रखा है कि आप दोबारा बुलाएंगे, दोबारा चेक करेंगे और उस वक्त चेक करेंगे। मैं घरों में भी जब लोग चेक करते हैं तो मेरा उसमें मशवरा ये है कि सबसे अहम रीडिंग उस वक्त की है जब आप अदरवाइज बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। यूजुअली खाना खाने से अगर पहले चेक करें तो अच्छा है। ऐसा नहीं हो कि अभी दौड़ के आए हैं, बाहर से आए हैं, एक्सरसाइज करके हैं, फ़ौरन चेक नहीं करें।
जब बिल्कुल अदरवाइज नॉर्मल रिलैक्स सिचुएशन में है, वो बेस्ट टाइम है आपका असल ब्लड प्रेशर, जो बेसल ब्लड प्रेशर है, उसको चेक करने का, जिसकी बेसिस पे आगे तशखीस होगी कि हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं। यानी समझ ये बात आती है कि ब्लड प्रेशर की रीडिंग का सिर्फ बढ़ा हुआ होना हाइपरटेंशन मतलब नहीं हो सकता। आपको ये देखना होगा आपने किस सिचुएशन में वो रीडिंग ली है, किस वक्त ली है, क्या हालात हैं, और फिर एक रीडिंग भी एनफ नहीं है। मैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपने पेशेंट वाला एस्पेक्ट बहुत अच्छा कवर किया समझाने के लिए कि ताकि पेशेंट को या मरीज को ये अंदाजा हो सके कि ब्लड प्रेशर जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर होता है वो पुरसुकून हालत का, क्योंकि इस पे बहुत से इन्फ्लुएंसेस हैं। मैं इस वाले एस्पेक्ट को डॉक्टरों की तरफ लाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर बशीर भी अपनी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में देखते होंगे कि उनके अपने मरीज कहीं गए हैं, जरा सा बीपी बढ़ा हुआ है और डॉक्टर ने वहां उसको कैपोटिन भी जबान के नीचे रख दी है और सब कुछ कर दिया है। तो इस पे जरा बात कीजिएगा कि ये जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना, इसका हर बार ये मतलब नहीं है कि ये हाइपरटेंशन के मर्ज की वजह से है, चाहे वो एक नया आदमी है या ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है। सर इस हवाले से थोड़ा सा आप एलिब्रेट करें। बिल्कुल, देखें ये एक बहुत ही अहम बात आपने की है और आई थिंक ये मरीजों के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी जानना ज़रूरी है। हम सबके पास कई दफ़े ऐसे मरीज़ आते हैं कि अपॉइंटमेंट लेट हो रही है, गाड़ी तेज़ चला के आ रहे हैं, रश में आ रहे हैं, रास्ते में कोई मसला हो गया, जैसे क्लिनिक में पहुंचे ब्लड प्रेशर चेक किया और ब्लड प्रेशर हाई होता है, ठीक है। और आप अगर थोड़ी देर पेशेंट रेस्ट कर ले और थोड़ी देर के बाद अगर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो लॉट ऑफ टाइम ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। और उसमें ये होता है कि कई दफ़ा हमारे पास मरीज़ आते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास गए, हमारा ब्लड प्रेशर हाई था, उन्होंने ये दवा शुरू करा दी और दवा लेनी शुरू की तो उसके बाद या तो ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया या फिर वो सारे सिम्टम्स शुरू हो गए। तो मैं ये डॉक्टरों के लिए भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये याद रखें कि ब्लड प्रेशर का इफेक्ट अनटिल अनलेस के बहुत ही लिटरली 200 से ऊपर चला जाए या 100 से ऊपर चला जाए, जाके दिनों में या हफ्तों में नहीं होता। अगर हफ्ते ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ भी है 160 या 170, तो एक रीडिंग की बेसिस पे आप ब्लड प्रेशर की दवा शुरू ना कराएं। इसको कम से कम ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे एक तो खुद दोबारा चेक करें, और अगर वाकई हाई आता है तो पहली बारी में फर्स्ट टाइम दोनों हाथों में चेक करना चाहिए, पेशेंट रिलैक्स बैठा हुआ हो चेक करें और उसके बाद कुछ अरसे उसको मॉनिटर करके फिर दवा शुरू करें। क्योंकि ये ब्लड प्रेशर ऐसा नहीं है कि जैसे अगर किसी को इन्फेक्शन हुई तो एंटीबायोटिक दी और ठीक होगी। ब्लड प्रेशर की दवा पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेनी है, तो यू हैव टू बी 100 नहीं 200% श्योर कि पेशेंट को वाकई ब्लड प्रेशर का मर्ज है। जहाँ ये ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर डायग्नोज होना चाहिए क्योंकि साइलेंट किलर है, वहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी है कि सही डायग्नोसिस होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक रीडिंग की बेसिस पे आपने दवा शुरू कर दी। मैं तो अपने तमाम मरीजों को कहता हूँ कि जब भी आपके सर में दर्द हो या आपको अच्छा फील ना कर रहे हो, जिस्म में दर्द हो या कुछ भी हो रहा हो, अच्छा फील नहीं कर रहे, तो उस वक्त आप ब्लड प्रेशर चेक ना करें। ब्लड प्रेशर हमेशा उस वक्त चेक करें जब आपको कोई तकलीफ नहीं है, जब रिलेटिवली आप रिलैक्स हैं घर पे बैठ के। और डेली बेसिस पे ये दिन में 3-3 4-4 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करना वो भी ठीक नहीं है, उससे और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ती है। मैं उनको कहता हूँ हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा डिफरेंट टाइम पे आप चेक कर लें अगर मॉनिटर करना है, जब दवा दी है या डायग्नोसिस करनी है। बट जस्ट बेस्ड ऑन वन रीडिंग कभी भी ब्लड प्रेशर की दवा इस तरह से शुरू नहीं करनी चाहिए अनटिल अनलेस के बहुत ही एक्सट्रीमली हायर नंबर्स आ रहे हो, तो वो एक डिफरेंट बात है। दूसरी जो आपने बहुत अहम बात की कि ये जो ज़ुबान के नीचे कैपोटिन रख देते हैं या ज़ुबान के नीचे कोई भी गोली, ब्लड प्रेशर कभी भी एकदम इतना लो नहीं करना चाहिए, और उससे अगर एकदम लो हो जाए तो उल्टा उसमें स्ट्रोक होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है तो भी अगर आपने दवा देनी है कोई तो ओरली दें, सब जुबान की जगह गोली रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बशीर। उम्मीद है कि ये मिसकंसेप्शन जो लोगों में, हमारे यहाँ कॉमन कल्चर यही है, घर में भी मैं खुद अपने घर में फेस करता हूँ कि मेरी कोई खाला होंगी या पुप्पी होंगी, वो बेटा आज बड़ा सर दर्द हो रहा है, जैसे में दर्द हो रहा है, कुछ जरा मेरा बीपी तो चेक कर दे। ये एक कॉमन आदत है लोगों की कि जब भी कोई एडिशनल तकलीफ हो रही है उस वक्त बीपी चेक कराया जा रहा होता है, जिसकी एज सच कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब हम अगले मरहले की तरफ जाते हैं कि अगर एक डॉक्टर ने या एक मरीज की ब्लड प्रेशर कुछ बढ़े हुए आ रहे हैं, तो उस हवाले से अब उसका एक कंप्लीट मसलन उसमें किस किस्म की चीजें क्या और देखना चाहिए, बोथ डॉक्टर के लिए भी और मरीज के हवाले से भी, और फिर हम आएंगे उस स्टेप पे भी कब दवा स्टार्ट कर रही है। लेकिन पहला मरहला यानी कि किसी की एक रीडिंग अगर बढ़ी हुई आई है तो अब उसको डॉक्टर को भी और मरीज को भी क्या करना चाहिए, इस पे डॉक्टर खावर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि दोनों के लिए एक आगे रास्ता मिले। अगर आपके किसी भी घर में, बाहर, क्लिनिक पे, कहीं पे भी किसी एक आदमी का बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आप फर्दर क्या करें आगे?
देखिए ये जैसे हमने पहले कहा कि अगर आपने एक दफ़े कोई रीडिंग चेक की, वो जो थोड़ी सी आपकी जो 130 और 80 वाला जो लिमिट है उससे थोड़ी ज़्यादा है, और फिर बाद में ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ शक हुआ कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो एक्चुअली उस हालात की वजह से था या एक्चुअली आप में कोई इस तरह की टेंडेंसी है। कुछ लोगों में ये होता है कि उनके ख़ानदान में चूँकि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ होता है, तो उन्होंने कुछ इनहेरिट की होती है वो रिस्क, और फिर इस तरह की सिचुएशन में उनका ब्लड प्रेशर आम आदमी, नॉर्मल आदमी के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। तो इसमें बहुत पहला स्टेप जो ज़रूरत है वो ऑब्ज़र्वेशन की है, जो अभी पहले ज़िक्र भी हो रहा है कि पहली चीज़ ये है कि आपको रिपीटेडली ब्लड प्रेशर चेक करने की ज़रूरत है अगले कुछ दिनों में। और बाद औक़ात हम उसमें कुछ टेस्ट भी करा सकते हैं, जो रिकमेंडेशन है उसका ज़ाहिर है कॉस्ट होती है, तो जो सस्ता तरीका वो ये है कि आप खुद ब्लड प्रेशर अपने घर पे या किसी नज़दीकी जगह पे चेक कराते रहें, हफ़्ते में 1 दफ़े 2 दफ़े। लेकिन अगर एक आला भी है जिसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कहते हैं, जिसमें आप 24 आवर का या 48 आवर का ब्लड प्रेशर जो है मुसलसल रात का और दिन का चेक हो जाता है। और जो बहुत अच्छा तरीका है उन लोगों के लिए जिनमें हमें शक है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है या नहीं है, उसमें उसकी तशख़ीस करने के लिए और उसमें फ़ैसला करने के लिए क्या दवाई शुरू करनी चाहिए या नहीं शुरू करनी चाहिए। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि वो दवाइयों पे हैं और ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल है या नहीं है। क्योंकि मकसद दवाई लेना नहीं है, मकसद तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है। कंट्रोल रखेंगे तो उसके जो नुकसानात हैं उससे हम बच सकते हैं। तो ये टेस्ट कराया जा सकता है। उसके अलावा जो बाकी फिर इसके साथ एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, उनको देखने की ज़रूरत होती है कि गुर्दे का फ़ंक्शन सही है या नहीं है, जिस्म में नमकियात की मिक़दार सही है या नहीं है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आप बहुत कॉमन हमारे यहाँ पे हाई कोलेस्ट्रॉल या एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होना है, तो वो अगर कराना हो सकता हो, अगर फँसते हैं तो वो चेक करा लेना एक अच्छी बात है। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। पेशेंट को जो एग्ज़ामिनेशन करते हैं, जो डॉक्टरों के लिए ये है कि जब भी आप ब्लड प्रेशर शक होगा कि ज़्यादा है, तो एक तो दोनों बाजुओं में चेक करना चाहिए, लेट के और खड़े होके चेक करना चाहिए। पहली दफ़े आप दोनों चीज़ें करनी चाहिए, ये देखने के लिए कि दोनों बाजुओं में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है और लेटने में और खड़े होने में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ख़ास तौर पे जो ज़्यादा उम्र के मरीज़ होते हैं, उनमें ये लेटना और खड़े होके देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें ये पोस्चरल ब्लड प्रेशर चेंज होने के एहतमाल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। और एग्ज़ामिनेशन की कुछ और चीज़ें हैं जिसमें हम आर्टरीज़ को देखने के लिए, गुर्दे की आर्टरीज़ को देखने के लिए, आँखों के अंदर आर्टरीज़ को देखने के लिए, ताकि वहाँ कोई असरात हैं या नहीं है। दिल की, हार्ट की ऑस्कल्टेशन करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, जो बहुत करनी चाहिए जब भी आप तो ये पहली दफ़े दोनों एस्पेक्ट से, यानी ये दोनों एस्पेक्ट से मरीज के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी, कि कुछ बुनियादी टेस्ट, कुछ मुआयने जिसमें आप ये देखें कि ब्लड प्रेशर कोई पेचीदगियां तो नहीं ला चुका, क्या उसके पीछे कोई वजह तो नहीं है, या उसके साथ कोई और इजाफी ऐसी चीजें मतलब शुगर, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजें जो भी मौजूद हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर की तशखीस और इसका कंट्रोल भी मकसद यही है कि आपको दिल की बीमारियों से बचाना है। तो एक मौका है कि जिसके जरिए से आप बाकी तमाम रिस्क फैक्टर्स को भी अच्छी तरह जज करें और फिर आगे चलें। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं और डॉक्टर बशीर से सवाल होगा कि अब कोई शख्स फर्ज किया एक हाइपरटेंशन अल्टीमेटली उसकी रीडिंग्स हैं और उसकी बुनियाद पे, तो कौन सी वो रीडिंग्स हैं सर जिसकी बुनियाद पे आप किसी को लेबल कर देते हैं कि फर्ज किया पहली रीडिंग बढ़ी हुई थी लेकिन एवरेज करके, और वो एवरेज भी किस तरह करें कि जिसको आप फाइनल बेसलाइन रीडिंग कहें, और उस रीडिंग को कितना होना चाहिए तो अब दवा शुरू कर देना जरूरी है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, मरीजों के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी। देखिए, आप जो नई गाइड, इससे पहले खैर गाइडलाइन में काफ़ी नंबर्स ऊपर नीचे होते रहे हैं, लेकिन करंट जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका तो वो तो 120/80 है। 120/80 से जब ऊपर जाना शुरू होता है तो उस वक्त फिर आपको जो है वो थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, और दवा शुरू करने से पहले ही अपनी प्रिवेंटिव चीज़ें जो कि की जा सकती हैं वो शुरू कर देनी चाहिए। और उसमें प्रिवेंटिव के बारे में फिर दोबारा डिटेल में हम आगे चल के भी बात करते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अपना डाइट का ख्याल रखना शुरू कर दें, सॉल्ट इनटेक कम करना शुरू कर दें और एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दें, ताकि उससे काफ़ी हद तक जो है, अगर आप डाइट का ख्याल रखते हैं जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा हो, नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं,
तो एटलीस्ट जो लोअर नंबर्स हैं, अगर लेट्स से किसी का 120 टू 130 आ रहा है तो उसमें किसी हद तक, या इवन 130 से भी ऊपर जाता है तो उसमें कंट्रोल हो जाता है। अब ये है कि जो एक्चुअल जो हाइपरटेंशन जिसे हम लेबल करते हैं, जिस पे जाके हमें दवा शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है, वो तो आइडियली तो यही है कि 130 और 80 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर आपका जाता है तो फिर आपको जो है वो दवा की मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स तो आप शुरू कर देते हैं, लेकिन ये है कि डेफिनेटली जो एक्चुअल डायग्नोसिस है, जो अब डिफरेंट नंबर जैसे मैंने कहा कि हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है, अगर किसी को दूसरे साथ में प्रॉब्लम्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी को डायबिटीज है, हार्ट का मर्ज है, या गुर्दे कमज़ोर है उसमें, उनमें तो आपका थ्रेशोल्ड हमारा जो है वो बहुत कम होता है दवाइयाँ शुरू करने का, और जल्दी शुरू करनी चाहिए। मसलन ये कि 130-80 से अगर ऊपर जाता है तो भी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन यंगर पेशेंट्स हैं या अगर और कोई दूसरे प्रॉब्लम नहीं है तो उनमें आइडियली 140 और 90 का नंबर है कि जी 140-90 से अगर ऊपर जाता है तो भी आपको फिर डेफिनेटली जो है वो दवा की ज़रूरत है। लेकिन हमेशा याद रखें कि नंबर जो हमने पहले बात की कि एक रीडिंग पे नहीं आपने जो है वो लेना, और मल्टीपल रीडिंग्स के बाद लेना है, और प्रिवेंटिव मेजर्स आपने दवा लेनी है साथ साथ, जब भी हम दवा डॉक्टर शुरू करता है, लेकिन साथ ही साथ प्रिवेंटिव मेजर्स आपने जो है वो कंटिन्यू करनी है, जिसके बारे में हमने पहले जो है वो बात की है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी दवा जब आप शुरू करते हैं उसका इफ़ेक्ट फौरी नहीं होता, आपको कम से कम 1-2 हफ्ते देने चाहिए, और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट देख के, और अगर दवा चेंज करनी है या ऐड करनी है तो उस हिसाब से जो है वो करनी चाहिए। बहुत अच्छी 2-3 बातें आपने कवर की हैं। एक तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि डॉक्टर सिर्फ दवाइयों की बात करते हैं, और ये जो सोशल मीडिया पे तो बेइंतहा टोटके भरे पड़े हैं, और उनका ख्याल होता है कि दवाई लेनी ही नहीं चाहिए। ये डॉक्टरों की मिली भगत होती है दवाई कंपनियों के साथ। अब देखें, ये डॉक्टर बशीर हनीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी ट्रीटमेंट का आगाज ब्लड प्रेशर की कंजर्वेटिव मेजर से किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं कहते और सिर्फ दवाइयों पर बात करते हैं, लेकिन सर्टनली हर चीज की एक लिमिट्स हैं। जैसे अभी डॉक्टर बशीर ने बड़ा क्लियरली बताया कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन है, आपको और दूसरे मसाइल हैं, दिल का दौरा पड़ा हुआ है, फालिज हुआ हुआ है, शुगर है, और चीजें हैं, तो आपकी लिमिट 130-80 से नीचे होगी। अगर आप इसको अपने कंजर्वेटिव मेजर से इससे कम ले आते हैं तो हमें क्या पड़ी है कि आपको दवाइयां दें। और एक अनकॉम्प्लिकेटेड यंग आदमी की, मैं बिल्कुल डॉक्टर खबर आपकी बात लेता हूँ, 140-90 लिमिट है, जिसमें ये कंजर्वेटिव मेजर्स भी शामिल रहेंगे और दवा भी। जी डॉक्टर खबर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली हमें इसको कंजर्वेटिव मेजर नहीं कहना चाहिए, ये एग्रेसिव मेजर्स हैं। ये लाइफस्टाइल मेजर जो हैं ये कोई कंजर्वेटिव मेजर्स नहीं है, ये इलाज का बहुत अहम हिस्सा है। जो आप अपनी खुराक सही करते हैं, वजन कम करते हैं, वो बहुत असेंशियल हिस्सा है आपके इलाज का। उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, दवाई तो फाँक लेना शायद आसान काम समझा जाता है, तो इसलिए इसको कंजर्वेटिव नहीं कहना चाहिए। ये अहम हिस्सा है और हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ दिन करके छोड़ देंगे। और अगर आपकी तशख़ीस हो गई है, अगर आप किसी ने आपको कहा कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा, आप अपना ये शुरू करें, तो आपका इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर की तशख़ीस तो हो गई है, इलाज का पहला मरहला शुरू हो गया, जो ये लाइफस्टाइल मेजर्स हैं। सही। तो और आमतौर पे अगर वज़न कम करें तो जितना वज़न कम जिन लोगों का ज़्यादा होता है, वज़न कम होने से जितना ब्लड प्रेशर कम होता है, किसी एक दवाई से उतना ब्लड प्रेशर कम नहीं होता अगर आप वज़न इफेक्टिवली कम कर लें। तो बहुत अहम हिस्सा है। कंजर्वेटिव से थोड़ा सा ज़रा मिस गाइड होती है कि ये तो कोई बात नहीं है, पुराना दकियानूसी इलाज का तरीका, ये दकियानूसी नहीं है, बहुत अहम चीज़ है। चलिए, मेरी भी आज के बाद से ये तस्वीर हो गई कि मैं अब आज के बाद इसको कभी कंजर्वेटिव मेजर नहीं बल्कि ऑब्लिगेटरी मेजर्स कहूंगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। वैसे अभी सवाल तो आप पे ही आना था, तो आपसे ही कंटिन्यू करता हूं डॉक्टर खावर, कि अब जैसे किसी एक आदमी की दवा शुरू कर दी जाती है, वैसे डॉक्टर बशीर ने इसको थोड़ा सा टच किया है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि नए हाइपरटेंसिव की दवा शुरू की जाए तो वो अब क्या होता है कि घर वाले और वो खुद बंदा रोजाना 2-2, 3-3, 4-4 रीडिंग ले रहा होता है, और रोजाना की बुनियाद पे आपको फोन कर रहा होता है, मेरा आज 5 बढ़ा हुआ है नीचे वाला, आज मेरा 10 बढ़ा हुआ है नीचे वाला। तो दवा शुरू करने के बाद थोड़ा सा सब्र भी तो करना होता है। अभी डॉक्टर बशीर हनीफ ने जैसे कहा कि दवा अपना असर लेने में थोड़ा टाइम लेती है, तो इस पे थोड़ा सा बताएं कि नए आदमी की दवा शुरू की जाए तो अब वो कैसे उसको फॉलो करेगा।
जी देखिए बिल्कुल सही बात है। एक तो ये कि चूँकि हम शायद अपने मरीज़ों को उस तरह से उतनी तफ़सील से बताते नहीं कि इसमें हमें क्या तवक्को करनी चाहिए। अहम चीज़ समझने की ये है कि ये ब्लड प्रेशर कोई एक वक़्त की तकलीफ़ नहीं है। इस वक़्त अगर मेरा ब्लड प्रेशर 160 हो जाएगा तो मुझे उससे कोई नुकसान होने का एहतमाल जो है बहुत ना होने के बराबर है। लेकिन अगर मेरा ब्लड प्रेशर मुसलसल या दिन में ज़्यादातर वक़्त 140 रहेगा तो शायद नुकसान ज़्यादा होने का खतरा है। तो ये जो इसको हम क्रॉनिक डिजीज़ेज़ कहते हैं, तो इसमें ये समझने की बात है कि फ़ौरी तौर पे 1-2 दिन अगर ब्लड प्रेशर अगर वक़्त थोड़ा-सा ज़्यादा भी है, तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। वक़्त दें दवाइयों को, जैसे डॉक्टर बशीर ने कहा, आम तौर पे एक दवाई जो शुरू करते हैं उसमें 10 दिन से 2 हफ़्ते लगते हैं उसका पूरी तरह असर होने में। तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर एक दवाई शुरू की जाए, तो उसमें कम से कम 2 हफ़्ते तक इंतज़ार करें कि उसके कितने असरात हुए हैं, कितना असर हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएँ। असल में इसमें वो एंग्ज़ायटी का जो एलिमेंट आ जाता है, तो उसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। आप समझ के काम करेंगे, देखिए ये चूँकि क्रॉनिक डिज़ीज़ है, तो जितना आप इसको समझ के इसके साथ चलेंगे, आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को जो मिसकंसेप्शंस हैं दूर करना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा ये रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो शुरू में ही 1 दवाई के बजाय 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन शुरू करें और कम डोज़ में शुरू करें, लेकिन 2 दवाइयाँ शुरू करें, ताकि ज़्यादा डोज़ दी जाती है तो बाद का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो 2 दवाइयाँ मिलाने से उसके जो ब्लड प्रेशर पे असरात हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। तो अब ये कॉम्बिनेशन पिल्स आ गई हैं बहुत सारी कि एक ही गोली में 2 दवाइयाँ होती हैं, जिससे नंबर ऑफ टैबलेट्स भी नहीं बढ़ती और आपका असर भी ज़्यादा बेहतर होता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि दवाई से अगर आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, तो मैं अपने सबसे देखता हूँ फ़ौरन डॉक्टर से दोबारा मशवरा करना चाहिए। हमारा किसी दवाई के साथ कोई ऐसा ईगो वाला मसला नहीं है कि मैंने ये दवाई लिख दी है तो अब इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। किसी एक शख्स को कोई एक दवाई अगर उससे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सूट नहीं करते, तो दूसरी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हम उसे तब्दील कर सकते हैं। आप उसी को जाके डॉक्टर को दोबारा बताएँगे तो उसको आसानी होगी दवाई तब्दील करने में। आप नए डॉक्टर के पास चले जाएँगे तो फिर एक नए सिरे से नई बात होना शुरू होगी, तो फिर सही। वो एक आपका सफ़र शुरू होगा। तो ये कुछ मेरे मशवरे हैं इस बारे में। अच्छा डॉक्टर बशीर, एक बड़ी कॉमन मिसकंसेप्शन लोगों में, बड़ा एक कॉमन, और ये हमारे जो टोटका वाले लोग बेचारे वो भी ये बातें फैलाते हैं कि ये जितनी दवाइयां हैं ये गुर्दों को खत्म कर देती हैं। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन कि ब्लड प्रेशर की दवाइयां गुर्दों को खत्म कर देती हैं। एक ये बात इसको कवर कीजिएगा, और ये कि क्या किसी की दवा शुरू की हो लेकिन वो कंजर्वेटिव मेजर बहुत अच्छे कर ले और उसके ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे हो रहे हो, लो रिस्क हो, तो क्या दवाइयां फिर विड्रॉ भी की जा सकती हैं? तो ये दोनों चीजों को सर कवर करें। जी बिल्कुल। एक तो मैं इससे पहले उस पर जाऊँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि अक्सर मरीज़ आए कहते हैं कि जी जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मुझे पता चल जाता है और मैं दवा ले लेता हूँ, और जब नहीं होता तो फिर मैं नहीं लेता। तो ये बिल्कुल। भी एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, हमने पहले भी बात की कि साइलेंट किलर है, इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता। और अगर जैसे आप लोग कहते हैं कि पूछें कैसे पता चलता है कि जी सर में दर्द हो रहा होता है या फील अच्छा नहीं कर रहे होते, तो वो फील अच्छा और सर दर्द जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं होता है। जैसे डॉक्टर खाबरू ने भी पहले कहा कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपका सर दर्द की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर सर में दर्द नहीं होता। तो दवा आपको रेगुलरली लेनी है, बाकायदगा लेनी है। एक दफ़ा अगर डॉक्टर ने तशख़ीस कर दिया है ब्लड प्रेशर है तो आपको दवा लेनी है। अब इसी में जो आपने बात की कि जी क्या हम दवा छोड़ भी सकते हैं, हाँ, अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाने पीने में एहतियात नहीं है, सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेट्स सी कि 140 आ रहा है या मे बी 150 तक जा रहा है, तो अगर वज़न कम करते हैं और ये सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल करते हैं, तो आगे चल के पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए तो शायद किसी दवा कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, ऑल्दो कि इसके चांसेस बहुत कम हैं। एक दफ़ा ब्लड प्रेशर का अगर मर्ज़ हो गया तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको लाइफ लॉन्ग दवा लेनी पड़ती है। आपको सिम्टम हों या ना हों, ये याद रखें कि ये जो दवा ले रहे हैं आप प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इफ़ेक्ट जाके सालों में होता है, आपको अभी पता नहीं चलेगा। ये बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मुझे तो कोई तकलीफ़ ही नहीं है और मैं लगातार रोज़ दवाई जो है वो फांके क्यों। बचना कैसे है? बचना आपने इस तरह से है कि देखें,
फालिज एक ऐसा मर्ज है जो आपको सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना वो मोहताज कर देता है, दूसरों का आप बिस्तर पे पड़ सकते हैं। तो ये दिल का मर्ज़ तो ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल करने से बचता ही बचता है, बस सबसे ज़्यादा फ़ायदा फालिज को बचाने में होता है। याद रखें, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो ऑल जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो कम हो जाता है। लिहाजा ये जितनी भी दवाइयाँ आपने लेनी हैं ये सारी ज़िंदगी की लेनी है, और मकसद सिर्फ ये है कि आगे जाके ऐसी हार्ट की, दिल की और ये दिमाग की जो डिसेबिलिटी से जो है वो बचा जाए। लिहाजा दवा रेगुलरली लें और सिर्फ उस बेसिस पे ना लें कि मुझे पता चल जाता है और मैं उस वक्त दवा ले लेता हूँ, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरा सवाल जो था आपका कि गुर्दे वाला, देखें जहाँ ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो मुख्तलिफ अज़ा पे इफ़ेक्ट करता है, दिल पे करता है, दिमाग पे करता है, आँखों पे करता है और गुर्दों पे भी करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होगा और ज़्यादा रहेगा ज़्यादा अरसे तक तो आपके गुर्दे भी कमज़ोर हो जाएंगे। एक्चुअली गुर्दे फेल होने की या उस पर डायलिसिस पे जाने की वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीज़न जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो गुर्दे कमज़ोर होंगे। ब्लड प्रेशर की दवा लेने से गुर्दों पे बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल गलत है। खुदा के लिए ये याद रखें कि जहाँ तक मैंने दो बात की कि फालिज और दिल के अलावा जो तीसरी ऑर्गन जो सबसे ज़्यादा जो बचा जा सकता है कि गुर्दे आपके अगर फेल हो जाएंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो और खुदा न खास्ता डायलिसिस पे चले जाएंगे, और अगर आप रेगुलरली दवा लेते हैं ब्लड प्रेशर की और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है तो आप जो है वो गुर्दे की बीमारी से भी बच सकते हैं। वैसे हमने आगे पेचीदगियों पे ही जाना था, जो आपने इस माशाल्लाह इस जवाब में कॉम्प्रिहेंसिवली ब्लड प्रेशर की पेचीदगियां भी कवर कर दी। और ऑलरेडी हम वैसे तो ब्लड प्रेशर ऐसा मौजू है जिस पे हम पूरा दिन बोलते हैं, और माशाल्लाह इस वक्त हमारे काफी कमेंट्स हो चुके हैं। इस वक्त भी तकरीबन 250-256 लोग हमसे कनेक्टेड हैं। मैं कहूँ, रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से भी कि आप भी इन कमेंट से गो थ्रू करें, और कोई ऐसे चुपते हुए सवालात हो मिसकंसेप्शन के तो वो आप इन कमेंट्स पे जवाब दे सकते हैं। मैं इस पूरी ब्रॉडकास्ट को आपसे भी शेयर कर दूंगा। अब बस कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। 2-3 बातें बस फाइनल वर्डिंग एक लास्ट लाइन के तौर पे प्रोफेसर पहले आप कर लें और फिर प्रोफेसर बशीर, फिर हम इसको ब्रॉडकास्ट को एंड करते हैं। हेलो जी 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 देखिए वो बात जो मैं पहले कहे थे कि एक तो इससे आगाही बहुत ज़रूरी है, समझने की ज़रूरत है। और इसमें एक चीज़ का हमने जिक्र नहीं किया, वो हम कह दें कि रिकमेंडेशन अब ये है, चूँकि आप अपने अलामात से ये नहीं जान सकते कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या नहीं है, और थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा और बहुत अरसे रहे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक कराना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि उन ख़ानदानों में जिनमें माँ बाप को या और फैमिली में ब्लड प्रेशर है तो बच्चों को 16 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए। और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर हर 2 साल 3 साल के बाद ब्लड प्रेशर दोबारा ज़रूर चेक कराएं। और अगर कुछ बॉर्डर लाइन है तो फिर रेगुलरली बाकायदगी से और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक कराते रहें। अगर नहीं है किसी के घर में कोई फैमिली में ब्लड प्रेशर की शिकायत, तो भी 40 साल की उम्र पे आने तक या 25 साल, प्रेफरेबली 25 साल की उम्र के बाद ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पे अपने यंग लोगों में अब ये वाला मर्ज जो है बहुत ज़्यादा देखते हैं और फिर उसके वही असरात होते हैं। क्योंकि अगर एक दफ़े खुदा न खास्ता फालिज हो जाए या गुर्दे ख़राब हो जाएं तो उसमें कोई वापसी नहीं है, वहाँ जाने से रोका जा सकता है। और रोकने का एक ही तरीका है कि अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक रखें, और उसको अगर वो ज़्यादा है तो दवाई की हदायत है तो दवाई इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल मेजर जो अपने हैं वो करें, और इसको बाकायदगी से इस पे नज़र रखें। यही एक तरीका है। आजकल के हालात में भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चूँकि बहुत ज़्यादा दूसरे स्ट्रेसेस हैं, इसमें भी ये नहीं है कि ब्लड प्रेशर का मर्ज़ कहीं चला नहीं गया है, यहीं पे है, हमारे साथ ही है जबकि वायरस भी है। तो इस दौरान में भी इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अपना अभी भी बाकायदगी से दवाई खानी और बाकायदगी से ब्लड प्रेशर चेक कराना बहुत सबके लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खावर सर, डॉक्टर बशीर नईम सर, कोई लास्ट कमेंट्स? क्योंकि इसमें माशाल्लाह इतने सवालात हैं कि मैं देखता जा रहा हूँ, मैं उन सवालात को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपसे ये वादा लेके मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आइंदा भी आप
हफ्ते में, महीने में, जब भी मौका हो हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि लोगों में बहुत प्यास है इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को सुनने के लिए। तो मैं ये वादा लेके आपको इससे हम खत्म करेंगे। तो सर, डॉक्टर बशीर हनीफ सर। जी, बहुत सी चीज़ें तो कवर हो गई हैं, लेकिन आई थिंक मैं बार बार वही बात कहना चाहूँगा कि इस बात को याद रखें कि ब्लड प्रेशर जो है वो साइलेंट किलर है। आपको तकलीफ़ नहीं होती है, जब तकलीफ़ होती है उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। और तकलीफ़ अल्लाह ना करे क्या होगी, दिल का दौरा पड़ेगा, फालिज होगा या गुर्दे फेल होंगे। एक दफ़ा इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी तो वो वापस नहीं हो सकती है। लिहाजा ये जो हम बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि बकायदा दवा बाकायदगी से लें, ब्लड प्रेशर अपना कंट्रोल रखें, ये उन चीज़ों से बचने के लिए है। एक दफ़ा ये हो गया, उसके बाद अगर आपने दवा लेनी भी शुरू कर दी तो वो ऑलरेडी नुकसान हो चुका होगा। लिहाजा अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो दवा बाकायदगी से लें। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो गया, हम दवा छोड़ दें। ऐसा नहीं है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है क्योंकि आपने दवा ले रहे हैं। अगर दवा छोड़ेंगे तो ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाएगा। लिहाजा बाकायदगी से दवा भी लीजिए और साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमने बताए हैं वो भी, उसका भी ख्याल रखें और ब्लड प्रेशर रेगुलर बेसिस पे चेक करवाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हनीफ आपका, और बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खाज़मी आपका। आप लोगों ने अपने बहुत ही मसरूफ, आजकल तो फरागत होगी, वरना आप लोगों की मसरूफियत का मुझे अंदाजा है, जिस नौइयत की आपकी मसरूफियात होती हैं कि 5 मिनट बात करना मुश्किल होता है। और आज माशाल्लाह आप 30-35 मिनट हमारे साथ रहे। उम्मीद है कि ये तमाम मालूमात लोगों तक पहुंचेगी, वो उस पर अमल करेंगे और फिर ये सर्टली एक सदका जारिया होगा। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों से बहुत सद एहतराम के साथ इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का भी कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहे। इंशाल्लाह फिर किसी नए मौजू पे और दूसरे माहिरीन के साथ, और इवन इन लोगों को भी हम एग्री करते रहेंगे कि वक्तन फवक्तन आपसे कम्युनिकेट करते रहें। शुक्रिया।